मैं हूं हुदा इकराम और आप देख रहे हैं बीबीसी उर्दू का खुसूसी बुलेटिन। इस खुसूसी बुलेटिन में आप जान पाते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी बहुत सी अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। आप हमारा ये बुलेटिन देख सकते हैं रोजाना पीर से जुमा। आज के इस बुलेटिन में आप देख पाएंगे कि मास्क को जाया करने के सही तरीके क्या हैं और अगर ऐसा ना किया जाए तो ये माहौल पर किस तरह से असरअंदाज हो सकते हैं। साथ में ये भी जानिएगा कि वो कौन सी वीडियो गेम है जो तफरीह के साथ साथ आगाही का जरिया भी है। लेकिन सबसे पहले एक नजर पाकिस्तान भर की अहम खबरों पर। ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 1 लाख से तजावुज कर चुकी है, जबकि अमवात 2172 से जायद हो चुकी हैं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 105 हलाकतें हुई हैं, जिसके बाद मुल्क में हलाकतों की कुल तादाद 2172 हो गई है। ये पाकिस्तान में हलाकतों का अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तशखीस के लिए बड़ी तादाद में मरीज अपने टेस्ट का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ ऐसे मरीज भी हैं जिनका टेस्ट बाद में आता है और उनकी मौत पहले वाक़या हो जाती है। पाकिस्तान में टेस्ट करने की सलाहियत में जहाँ इजाफा हुआ है, वहीं लेबोरेटरीज पर बहुत बोझ भी पड़ गया है। इसी बारे में बता रहे हैं पेशावर में मौजूद बीबीसी के नामा निगार अजीजुल्लाह खान। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों में जूं जूं इजाफा हो रहा है, वहाँ लेबॉर्ट्रीज़ पर भी बोझ बढ़ गया है और अब ऐसी सूरत हाल है कि अक्सर लेबॉर्ट्रियाँ, जिनमें NIH की लेबॉर्ट्री भी शामिल है, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सूबा सिंध और बलूचिस्तान की लेबॉर्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो टेस्ट करने की सलाहियतें हैं उसके वक्त ज़्यादा दरकार हो गया है और उसमें बाज़ औक़ात 72 घंटे से भी ज़्यादा वक्त लग रहा है। मतलब अगर एक मरीज़ का टेस्ट जो नमूना है वो लिया जाता है तो उसे 4 से 5 दिन के बाद उसका नतीजा मिलता है और इस दौरान मरीज़ का किसी किस्म का कोई इलाज नहीं हो रहा होता, जिससे उनके लिए मुश्किलात में इजाफा होता है। और ऐसी भी इतलात हैं कि बाज़ ऐसे मरीज़ जो इस टेस्ट का रिज़ल्ट जब तक नहीं आता, इस दौरान उनकी अमवात भी हो जाती हैं। जो हुकाम हैं यहाँ पर पेशावर में लेबॉर्ट्रीज़ में जो डॉक्टर्स बैठे हैं, तो उनका कहना है कि इतना रश बढ़ गया है क्योंकि अब यहाँ पर 2 से 3 हज़ार टेस्ट खैबर पख्तूनख्वा में रोज़ाना हो रहे हैं और उनके ऊपर जो बैकलॉग है वो बढ़ गया है, जिस वजह से वो 72 घंटों से भी ज़्यादा वक्त लग रहा है कि वो उनके नतीजे निकाल रहे हैं या उनके टेस्ट के जो रिज़ल्ट्स हैं वो उन तक पहुँचा रहे हैं। सुबह पंजाब की बात करें तो वहाँ पर 9500 टेस्ट रोज़ाना किए जा रहे हैं और ये तादाद मुसलसल बढ़ रही है, उनके ऊपर मरीज़ों का बोझ भी बढ़ रहा है। इसी वजह से वहाँ पर भी सूरत हाल यही है कि टेस्ट करने की जो सलाहियत है उसमें वक्त है वो ज़्यादा लग रहा है। सुबह सिंध की बात करें तो वहाँ पर टेस्ट किट्स की कमी की इतलात थी, लेकिन वहाँ पर हुकाम का कहना है, जो महकमा सेहत के, उन्होंने कहा है कि टेस्ट किट्स की कोई कमी नहीं है, फ़िलहाल वो इस पर काबू में हैं। जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो यहाँ पर हुकाम का कहना है कि फ़िलहाल तो उनके पास टेस्ट किट्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन इन द मीन टाइम उन्होंने हस्पतालों से ये कह रखा है कि जब ये डोनेशन वाले जो टेस्ट किट्स हैं, अगर इनमें कमी वाक़ई हो जाती है तो उनको ख़ुद फिर ये परचेज़ करने पड़ेंगे और उसकी जो लागत है वो एक टेस्ट पे 5 से 6 हज़ार रुपये तक आती है। इस वक्त यहाँ पर हस्पतालों में भी कोरोना वायरस के बेड्स में इजाफा कर दिया गया है, जिनमें वेंटिलेटर और ऑक्सीजन वाले बेड्स हैं, उनमें लेडी रीडिंग अस्पताल में इजाफा कर दिया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दफ्तर से जारी की गई एक ट्वीट के मुताबिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में आज एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में 6 नुकात ऐसे थे जिन पर गुफ्तगू की गई। इन नुकात में बीमारी के फैलाव के आदाद-ओ-शुमार पर गुफ्तगू हुई। इसके अलावा कलील मुद्दती प्लान डिस्कस हुआ, तिबी अमले के लिए खुसूसी मराअत, टेस्टिंग सलाहियत में इजाफे और रज़ाकाराना तिबी अमले की खिदमात हासिल करना भी इन नुकात में शामिल था, ताकि अस्पतालों पर जो बोझ है उसे बांटा जा सके। दूसरी जानिब एक और ट्वीट में यह भी बताया गया है कि वज़ीर आज़म की क़यादत में वफाकी काबीना का जो इजलास है वो भी शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत ने कुछ अर्सा कबल प्लाज्मा थेरेपी के क्लिनिकल ट्रायल की इजाज़त दी थी, जिसकी हौसला अफजा जो नताइज हैं वो अब सामने आना शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने 8 मराकज़ के नाम भी बताए जहाँ कोविड-19 से सेहतयाब होने वाले अफराद जो हैं वो अपना प्लाज्मा अतिया कर सकते हैं। और अब एक जायज़ा लेते हैं दुनिया भर की अहम खबरों का। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों की अपडेट्स के बाद ये जानने की कोशिश करते हैं कि दुनिया भर में इस वक्त कोरोना वायरस से मुतासरीन की क्या तादाद है और क्या आदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं। इस वक्त बताया जा रहा है कि 71 लाख से ज्यादा ऐसे अफराद हैं जो कोरोना वायरस में मुब्तला हैं, जबकि 4 लाख से ज्यादा वो फिगर है अमवात का, जो कि बढ़ता ही जा रहा है। बरतानिया और यूरोप की इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, यह हमें बता रहे हैं लंदन में मौजूद हमारे साथी जावेद सुमलो।
बरतानिया में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद में मुसलसल कमी वाक़ हो रही है। कल ऑफिशियली जो रिकॉर्ड किए गई हलाकतें वो सिर्फ 55 थीं। तो कहा जा रहा है कि यहाँ बरतानिया में कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद कम हो रही है, इन्फेक्शंस कम हो रहे हैं, इसलिए ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है। 15 जून से, इस महीने की 15 तारीख से तमाम जो गैर एसेंशियल दुकानें थीं उनको खोलने की इजाज़त दी गई है। ताहम हुकूमत ने आज ये फ़ैसला किया है कि जो जून के अख्ताम से बाकी प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासेस के बच्चों को वापस लाने की बात हो रही थी, फ़िलहाल उस पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। हुकूमत का ये ख्याल था कि जुलाई से सेकेंडरी और प्राइमरी की वो क्लासें जिनको अब तक इजाज़त नहीं थी वापस आने की, उन क्लासेस को भी खोला जाए, लेकिन स्कूलों की जो हेड टीचर्स थे और जो असातिज़ा की तंजीमें थीं वो इसकी मुखालफत कर रही थी और उनका ख्याल ये था कि स्कूलों की कैपेसिटी इतनी नहीं होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उन बच्चों को वापस क्लासों में लाया जा सके और उनको महफूज रखा जा सके। सो हुकूमत ने उस पर गौर किया और अब ये फ़ैसला हुआ है कि सितंबर तक, जब तक कि समर वेकेशन जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं उसके बाद तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। इसके अलावा इटली और स्पेन जो कि सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क थे बरतानिया के अलावा यहाँ यूरोप में, वहाँ पर भी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है। रूस ने ऐलान किया है कि मॉस्को में अब लोग हर जगह जा सकते हैं, गो कि वहाँ पे अभी तक जो इन्फेक्शंस की तादाद है वो 2000 रोज़ाना है और कुछ लोगों ने इस पर तशवीश ज़ाहिर की है कि अगर मॉस्को को मुकम्मल तौर पर खोला जाएगा तो शायद उससे इन्फेक्शन कोरोना वायरस से बढ़ सकते हैं। कल एक बहुत अच्छी खबर आई न्यूजीलैंड से। वहाँ की वज़ीर आज़म ने यह ऐलान किया कि अब वो मुल्क कोरोना वायरस से पाक है, वहाँ पे कोई और नया केस नहीं है और जो आखिरी मरीज़ था वो भी सेहतयाब होकर घर चला गया है। तो दुनिया के कई मुल्कों में जहाँ ये इक़दामात किए गए, अब वहाँ ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है। कोरोना वायरस से दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क अब भी अमेरिका है, जहां इसके मुतासरीन की तादाद 19 लाख से ज्यादा हो चुकी है, जबकि 1,10,000 से ज्यादा हलाकतें रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। इसके बावजूद न्यूयॉर्क शहर को दोबारा से खोला जा रहा है और ये मरहलावार खोला जाएगा और इसके 4 मरहले बताए जा रहे हैं, जिसके पहले मरहले का बाज़ाब्ता आगाज हो गया है। ये अमेरिका के कुछ सबवेज के मनाजिर भी आपके सामने हैं, जहां पर लोग मास्क पहनकर दोबारा से अपनी जिंदगी में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। इटली की अगर हम बात करें तो मुस्लिम कम्युनिटी को भी दूसरों की तरह बहुत सारी अमवात का सामना करना पड़ा है। मुस्लिम कम्युनिटी के रहनुमा अब इस्लामी कब्रिस्तानों या मुल्क के मौजूदा कब्रिस्तानों में इजाफी जगह का मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने ममालिक ले जाने की बजाय मैयतों को इटली में ही दफन करना चाह रहे हैं। बहुत से ममालिक में जिंदगी की रौनकें दोबारा से लौटना शुरू हो गई हैं। डेनमार्क में लॉकडाउन में नरमी के बाद कोपेनहेगन के मशहूर टिवोली गार्डन्स दोबारा खोल दिए गए हैं। पीर के रोज तफरीही पार्क ने आखिरकार शहरियों को वापस लाने की इजाजत दे दी है और एहतियाती तदाबीर के बावजूद लोग भरपूर अंदाज में अपने दिन से लुत्फानंदोज होते रहे हैं और खूब एंजॉय करते रहे हैं। बेल्जियम ने पीर के रोज तकरीबन तमाम कारोबारी मराकज को दोबारा खोल दिया है और उनमें बार्स और रेस्टोरेंट्स भी शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि तकरीबन 12 हफ्तों के बाद पहली मर्तबा लोग एक जगह एक साथ बैठकर बाहर खाना खा सकेंगे। और अब वक्त हुआ है तालीम व आगाही का। इस वक्त कोरोना से खुद को महफूज रखने के लिए तिब्बी माहिरीन बार बार यही कह रहे हैं कि मास्क पहने जाएं और ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अगर इन्हें ज़ाया करने के सही तरीक़ेकार को फॉलो ना किया जाए तो यही मास्क और ग्लव्स हमारी हिफाजत करने की बजाय हमारे माहौल पर असरअंदाज हो सकते हैं और मुज़र असरात इसके हो सकते हैं। वो असरात क्या हैं, नुकसानात क्या हो सकते हैं, यही हमें बता रही हैं माहिर माहौलियात डॉक्टर फौजिया परवीन। हमारे माहौल, हमारी आबी हयात, हमारी सरजमीन पर प्लास्टिक के मनफी असरात से हम में से कौन आगा नहीं। प्लास्टिक दुनिया भर में एक मेजर पोल्यूटेंट बनकर उभरा है। इस वक्त दुनिया एक आलमी वबा का शिकार है और इस दौरान हमें अपने प्यारों और अपने इर्द गिर्द लोगों की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करें। साथ ही सैनिटाइजर्स की बॉटल्स भी बहुत ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल हो रही हैं ताकि हम खुद को जरासीम से पाक रख सकें और अपने इर्द गिर्द लोगों को महफूज करें। ये तमाम प्रोडक्ट्स जिनको आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो या तो मुकम्मल तौर पर प्लास्टिक के बने हुए हैं या फिर अपने अंदर प्लास्टिक की एक ख़ास मकदार रखते हैं।
और हम जानते हैं कि प्लास्टिक को कई 100 साल लगते हैं सिर्फ और सिर्फ डिग्रेड होने के लिए। WWF की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर उन तमाम मास्क को जिनको आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका सिर्फ 1% हिस्सा भी इम्प्रॉपरली डिस्कार्ड किया जाए, यानी कि उसको बिन्स में ना डाला जाए, लैंडफिल्स तक ना पहुंचाया जाए या इंसिनरेटर्स तक ना पहुंचाया जाए, तो हम अपने इर्द गिर्द माहाना अनकरीब 10 मिलियन मास्क देखेंगे। ये सोचते हुए कि हर मास्क का वेट तकरीबन 4 ग्राम है, हमारे इर्द गिर्द 40 मिलियन ग्राम्स सिर्फ और सिर्फ मास्क के वेट की फॉर्म में माहाना मौजूद होगा। इससे हमारे आबी हयात और हमारे माहौल को बहुत नुकसान होगा। इसीलिए मेरी लोगों से गुजारिश होगी कि बेदरेग पर्सनल प्रोटेक्टिव गेयर्स के इस्तेमाल और उनको फेंकने से गुरेज करें। अगर आप ऐसे एरियाज में हैं जो कि कोविड-19 हॉट स्पॉट्स हैं तो आप ज़रूर इनका इस्तेमाल करें, वरना कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घरों के अंदर गुजारें ताकि आपको इनके इस्तेमाल की ज़रूरत ना पड़े और ये पर्सनल प्रोटेक्टिव केयर्स आप अपने हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए बचा कर रखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले कुछ अरसे में हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल्स के मास्क बनेंगे जो कि लॉन्ग टर्म पे रीयूजेबल और वॉशेबल होंगे, जैसे सिलिकॉन के मास्क या सिलिकॉन के ग्लव्स। अगरचे लेटेक्स के ग्लव्स नेचुरल मटेरियल से बने हुए हैं, लेकिन उसकी रिसाइकलिंग भी नहीं हो सकती क्योंकि अक्सर वो अपने अंदर कुछ मिकदार में दूसरे कंपोनेंट्स को रखते हैं। ये थी माहिर माहौलियात डॉक्टर फौजिया परवीन। और अब वक्त है आपके सवालों का। हमारे इस खुसूसी बुलेटिन के जरिए रोजाना यही कोशिश होती है कि अगर कोई सवाल कोरोना वायरस से मुतल्लिक आपके जहनों में है तो वो आप हमसे शेयर करें ताकि उसका जवाब हम माहिरीन की आरा और तहकीक की रोशनी के तनाजुर में आपसे शेयर करें दोबारा से। अभी हमने आपसे बताया कि अगर माहिर माहौलियात डॉक्टर फौजिया परवीन बल्कि हमें ये बता रही थी कि अगर मास्क और ग्लव्स को ठीक तरह से डिस्पोज ऑफ ना किया जाए तो वो हमारे माहौल पर किस तरह से असरअंदाज हो सकते हैं। हमारा सवाल भी यही है कि मास्क और दस्तानों को ज़ाया करने का आखिर दुरुस्त तरीका है क्या कि वो डिस्पोज ऑफ भी हो जाए और हमारे एनवायरनमेंट पर उसका बुरा असर ना पड़े। इसी सवाल का जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी साद। इससे रिलेटेड ही है, हमने जो इससे पहले वीडियो प्ले की अभी माहिर माहौलियात की भी कि हमारे माहौल पर क्या असर हो सकता है अगर मास्क और ग्लव्स को ठीक तरह से डिस्पोज ऑफ ना किया जाए, तो वो तरीका क्या है वो आप हमें बताइएगा। जी, जिस तरह से मास्क और दस्ताने पहनने का बहुत ज़्यादा उस पर जोर दिया गया कि उसको भी सही तरीके से पहना जाए, उस हवाले से सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने एक एहतियाती तदाबीर के तौर पे एक पिक्चर उस तरह से शाया की है अपनी वेबसाइट पे। उसमें उनका ये कहना है कि अगर दस्तानों की बात की जाए तो सबसे पहले दस्तानों को उतारने का जो तरीका है वो ये है कि आपने सबसे पहले जो है अपनी जिल्द को छुए बगैर जो उसकी ऊपर की सतह है दस्तानों की उससे ही उतारना है और इसको अंदर से बाहर की जानिब उतारा जाएगा। तो जब आप पहले अपने दाएं हाथ का समझ लें कि आप अपना दस्ताना उतार रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसको अंदर से बाहर की जानिब उतारें और उसको दूसरे हाथ में अपनी मुट्ठी में बंद कर लें और फिर दूसरे ग्लव को उतारने की जो इस वक्त तस्वीर पे हमारे नाजरीन देख भी सकते हैं कि जो चौथा स्टेप इसमें बताया गया है वो ये है कि अगर दूसरे हाथ में आपने ग्लव उतारना है तो उसके लिए भी आपने अब ग्लव को अपने हाथ से नहीं छूना बल्कि अपने जो ग्लव है उसके अंदर हाथ डाल के ही दूसरा ग्लव उतरेगा, जिसके बाद इसको सिर्फ अंदर से बाहर ही जब उतारा जाएगा तभी ये प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ हो सकेगा और इसको इसी तरह ही उतारा जाना चाहिए ताकि आपके हाथ पे कोई अगर जरासीम वगैरह या वो ना लग सके और इसको फिर इसी तरह ही डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। और डिस्पोज ऑफ जो इन्वायरमेंटली भी यही कहा जाता है कि इस तरह फेंकने से जो अगर इसमें कोई जरासीम या कोई वो चीज़ है तो वो बाकी चीज़ों को इन्फेक्ट नहीं कर सकेगी। और इसके बाद वही ताकीद की गई है कि हाथ बाकायदगी से धोएं और किसी अगर हो सके तो अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर है उसी से धोया जाए। ये ग्लव्स के बारे में तो आपने बताया, मास्क को भी डिस्पोज ऑफ करने का कोई तरीका है? बिल्कुल, जो मास्क के हवाले से कहा गया है वो पहले तो यह है कि मास्क लोग आजकल पहन भी उसको सही तरह से नहीं रहे और उसके हवाले से आलमी इदारा सेहत ने कुछ एहतियाती तदाबीर बताई हैं। उनका यह कहना है कि बहुत से लोग अपनी गाड़ी में मास्क रख लेते हैं या घर में पड़े हैं मास्क, तो वो बाज़ औक़ात ये करते हैं कि उससे पहले हाथ नहीं धोते और उन्हीं हाथों से वो मास्क पहन लेते हैं। तो उस मास्क पहनने का कोई फ़ायदा नहीं अगर वो मास्क जो है वो प्रॉपर्ली सैनिटाइज ना हो। तो ये कहा गया है कि पहले अच्छे तरीके से जो आलमी इदारा सेहत ने कहा है उसी तरीके से हाथ धोए जाएं। दूसरा, मास्क पहनने
फैलने का जो है तरीक़ाकार है, बहुत से लोग, और ये हम अपनी जो वीडियोस हैं उनमें भी बताते रहे हैं, किस तरह से लोग कई दफ़ा जब मास्क पहनते हैं तो वो अपना मुंह जो है उसको सही से नहीं ढांपते। तो ये कहा गया है कि मास्क पहनते वक्त आपने अपनी नाक और मुंह दोनों को ढांपना है। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी नाक जो है उसको ना सही तरह से ढांपें। दूसरा जो बताया गया है वो ये है कि कभी भी मास्क को, जो इसकी आगे की सतह है, उसको कभी छुआ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे फिर आप इस पे जो वायरस है या बहुत सी ऐसी चीजें हैं ये जो भी इन्फेक्ट हो सकता है। उतारने के हवाले से आलमी इदारा सेहत ने यह कहा है कि कभी भी इसको आगे वाली सतह से इसको ना पकड़ा जाए और वहां से ना उतारा जाए, बल्कि जो ये डोरियां हैं इस मास्क की, उन्हीं से पकड़ के इस मास्क को उतारा जाए और तभी उसी तरह ही इसे डिस्पोज ऑफ किया जाए। और ये खास तौर पे उन मास्क के लिए है जो सिंगल यूज या एक दिन के इस्तेमाल के लिए जिनको कहा जाता है, उन मास्क के हवाले से कहा गया है। और डिस्पोज ऑफ करने के बाद भी उसी तरह से हाथ धोने का और जो अल्कोहल सैनिटाइजर है उसका इस्तेमाल करने की ताकीद की गई है। सही। दूसरा सवाल हमारे पास आज ये है, बार बार जिसकी लोग जानना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी लेवल सबका हाई हो रहा है, कोरोना वायरस की वैक्सीन कब तक तैयार हो जाएगी? बिल्कुल, और लोग इसलिए भी जानना चाहते हैं कि हम देख रहे हैं किस तरह खौफ और रास है, तो सब जानना चाहते हैं कि वैक्सीन का। तो इस हवाले से रिसर्च और तहकीक तो चल रही है, पर अब तक जो वैक्सीन जो अमूमी तौर पर जो अक्सरियती माहिरीन है वो यही कहते हैं कि वैक्सीन 2021 से पहले उसका आना मुमकिन नहीं। उसकी बहुत सी वजूहात हैं कि क्लिनिकल ट्रायल से गुजरना पड़ता है एक वैक्सीन को, उसके बहुत से फेजेस होते हैं। अगर बात की जाए, एक मॉडर्ना है जो अमरीकी एक बायोटेक कंपनी है, उसकी रिसर्च काफ़ी आगे तक जा चुकी है, जिसकी जुलाई में फेज 3 में अब उसके ट्रायल्स चलेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक चल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि वो भी अब फेज 3 में जा चुके हैं, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ साइंसदानों ने यह भी दावा किया है कि हो सकता है कि 2020 के आखिर तक शायद वैक्सीन आ जाए। मगर जो डॉक्टर एंथनी फाउची हैं जो सेंटर फॉर डिजीज के, उनका ये कहना है इस हवाले से कि 2021 से पहले इतनी बड़ी तादाद में, क्योंकि दुनिया भर को ये कोरोना वायरस ने मुतासर किया है, तो वहां पे इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीन का आना वो सिर्फ 2021 तक ही मुमकिन होगा। तब तक रेमडेसिविर और ऐसी दवाएं जो हुकूमतें सजेस्ट कर रही हैं मैनेज करने के लिए वो हैं, पर वैक्सीन अगले साल तक, वैक्सीन आते आते अगले साल का शुरू या वस्त जरूर आ जाएगा। बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत आज हमने कोशिश की कि आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकें। जो आपके सवालात थे, आप हमारे साथ इसी तरह अपने सवालात शेयर कर सकते हैं हमारे फेसबुक, ट्विटर और हमारे यूट्यूब पर जो कमेंट्स का सेक्शन है वहां पर भी। अब एक नजर डाल लेते हैं सोशल दुनिया पर। वीडियो गेम्स खेलना वैसे किसको पसंद नहीं है, लेकिन अगर वीडियो गेम तफरी के साथ साथ आपको आगाही का जरिया भी बन जाए तो क्या ही बात है। आइए आज आपको ऐसे ही एक मुनफरिद वीडियो गेम के बारे में बताते हैं जो 2 पाकिस्तानी भाइयों ने बनाई है और कोरोना की वबा से मुतालिक शऊर में इजाफे की ये एक कोशिश मानी जा रही है। From basic literacy and numeracy to design, coding, animation and simulation, we learn in a self-taught mode by way of experiential learning. We decided to make the Stop the Spread team, which will help both kids and adults learn and practice some of the information. We implemented a hand wash module, which is you washing your hands in a simulated way so that it will develop muscle memory where you hand sanitize your hands and wash your hands properly. This game has no ads, is free, has no in-app purchases, and is a gift from us to society to help stop the spread and help people save lives. इसके साथ ही हमारे आज के इस खुसूसी बुलेटिन का वक्त खत्म होता है। अगर आप कोरोना वायरस से मुताल्लिक कोई भी लाइव अपडेट्स लेना चाहते हैं तो विजिट कीजिए bbcurdu.com जो कि है हमारा वेब पेज। इसके अलावा आप हमें ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो भी कर सकते हैं। आप अपना ख्याल रखिए और महफूज रहिए।